दोस्तों नमस्कार। कल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान मार्शल आर्ट से संबंधित एक वीडियो जारी करते हुए लिखा था कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। इसके बाद बीजेपी खेमे में जितनी हलचल हुई होगी सो हुई होगी, लेकिन आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने 3 ट्वीट करके राहुल गांधी की इस डोजो यात्रा पर जोरदार हमला बोला है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मायावती के राहुल गांधी पर हमले के कारण क्या हैं। यहां तक कि लोग लिख रहे हैं कि ये जो अटैक है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ है। हालांकि इस तरह की थ्योरी को मैं नहीं मानता, लेकिन मायावती के राहुल गांधी पर इस प्रहार की व्याख्या जरूर होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मायावती की राजनीति को जितना मैं समझता हूं और जो लोकसभा चुनाव के पहले और अब बाद में जिस तरह से वो लगातार अपनी सक्रियता को दिखाने की कोशिश कर रही है, उसके मायने क्या है, इसको लेकर के ही आपसे चर्चा करूंगा। दरअसल मायावती का वोट बैंक लोकसभा चुनाव में 9.39% रह गया और सीटें शून्य। ये स्थिति 1998 के पहले की है, जब बीएसपी ग्रो कर रही थी, बीएसपी आगे बढ़ रही थी। इसके बाद लगातार बीएसपी का ग्राफ बढ़ता गया। 2007 से 12 के बीच में मायावती ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, 206 सीटें हासिल की। लोकसभा चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन करती रही और एक दौर ऐसा आया जब अमेरिका में बराक ओबामा राष्ट्रपति हुए, तब ये चर्चा होने लगी थी कि आने वाले दौर में मायावती इस देश की प्रधानमंत्री होगी, इस देश की पहली दलित प्राइम मिनिस्टर मायावती होगी। लेकिन मायावती की राजनीति थोड़ा साइलेंट मुद्रा में चली गई। जो एक दौर में वामसेफ के कैडर हुआ करते थे, उस वामसेफ को उन्होंने खत्म कर दिया। जो लीडर्स मान्यवर कांशीराम ने पैदा किए थे, वे तमाम लीडर्स पार्टी छोड़कर के या तो चले गए या उनको निकाल दिया गया। जिस समाज को 15 और 85 की बात करते हुए कांशीराम जी ने जिस बहुजन तबके को और उसकी राजनीति को पैदा किया था, वे तमाम जातियों के लीडर्स, चाहे वो पटेल हो, कुशवाहा हो, मौर्य हो, निषाद हो, बिंद हो, राजभर हो, केवट हो, कहार हो, इधर आपके दलितों में चले आइए खरवार हो या कोरी हो, धोबी हो, पासी हो, इन तमाम जातियों के और यहां तक कि पसमानदा मुसलमानों के तमाम लीडर्स कांशीराम जी ने पैदा किए थे। लेकिन मायावती जब सर्वे सर्वा हुई बीएसपी के, तो ये बहुत सारे लीडर्स, एक लंबी फेरिस्त है, वो सब बीएसपी से विदा हो गए। कभी एक दूसरे पर आरोप भी लगे। लेकिन मायावती हमेशा स्वाभिमान और सम्मान की राजनीति करती रही। उन्होंने कभी पलट करके उस तरह से कमेंट नहीं किए। वो बोलती भी हैं तो बहुत संभल करके और लिखा हुआ बोलती। और इसी के साथ वो लगातार किसी भी पार्टी से जब तालमेल करती हैं तो पहल कभी नहीं करती। होता ये है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या कोई और राजनीतिक दल हो, उन्हें मायावती के शरण में आना पड़ता है। इस बात को लेकर के भी दलितों में एक स्वाभिमान पैदा होता रहा। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया ने बीएसपी की जमीन को नीचे से खत्म कर दिया। हुआ ये कि जो बीएसपी 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी, वो 2022 के विधानसभा चुनाव में केवल 1 सीट पर सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव को मायावती ने अकेले लड़ा। हालांकि उस समय उनकी इंडिया अलायंस के साथ आने की बहुत संभावनाएं थी, लेकिन उनकी जो शर्त थी कि पहले उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाए, उसके बाद ही वो इंडिया अलायंस में आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मायावती के आने की
सुगबुगाहट बढ़ रही थी, इंडिया अलायंस का ऑरा बढ़ रहा था, लोगों के भीतर उम्मीदें और ज्यादा मजबूत हो रही थी। बीजेपी के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही थी। और अंदर की खबर तो यह है कि अमित शाह ने सतीश मिश्रा के जरिए मायावती को अकेले चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया और नतीजा ये हुआ कि मायावती का जो वोट बैंक था, चाहे उसमें दलित रहा हो, चाहे अति पिछड़ा रहा हो या मुस्लिम रहा हो, ये वोट बैंक खिसक गया। क्योंकि इस चुनाव में डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी के 1 नहीं, 2 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, दर्जनों नेताओं ने, यहां तक कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलने की बात कही थी। अब की बार 400 पार का नारा दिया था। राहुल गांधी ने इस खतरे को भांपा और जमीन पर जिस तरह से आंदोलन चल रहे थे, दलितों के भीतर, पिछड़ों के भीतर, मुसलमानों की स्थिति तो बेहद डावाडोल थी। वो बोल नहीं पा रहे थे, संकट में उनका जीवन अभी भी घिरा हुआ है। ऐसे में वो बहुजन जो कभी औरा बनाया था कांशीराम जी ने, उसकी तरफ देख रहे थे, ताक रहे थे। वो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ आकर के खड़े हो गए थे। लेकिन जब मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं तो ये समूचा तबका राहुल गांधी की तरफ देखने लगता है। राहुल गांधी, जिन्हें दसियों साल तक न जाने क्या क्या कहा गया, जिनकी छवि धूमिल की गई, यहां तक कि उन्हें दलित विरोधी होने तक के आरोपों का सामना करना पड़ा। लेकिन वही राहुल गांधी हाथरस में खड़े होते हैं जब वाल्मीकि समाज की एक बेटी की अस्मत लूटी जाती है, वो मौत के मुंह में चली जाती है। लोग मायावती की तरफ उम्मीदों से देखते हैं, लेकिन मायावती की तरफ से कोई मैसेज भी नहीं आता। इस बीच में सैकड़ों दलित एक्टिविस्टों पर हमले हुए, यहां तक कि रोजाना दलितों के उत्पीड़न, महिलाओं से बलात्कार, हत्याओं की खबरें आती रहीं। लेकिन मायावती कभी घर से नहीं निकली। कभी कभार उन्होंने ट्वीट जरूर किया, लेकिन जो समाज उन्हें अपना नेत्री मानता है, वो समाज ये चाहता था कि वो निकल करके कम से कम चौराहे तक तो आए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लिहाजा वो समाज नाउम्मीद हो चला। और जो राहुल गांधी संघर्ष करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को हाथ में लेकर के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सामने खड़े होते हैं, वो दलित समाज भी, अल्पसंख्यक भी, अति पिछड़ा भी राहुल गांधी की तरफ मुड़ने लगता है। और नतीजा ये होता है कि वो कांग्रेस पार्टी जो शून्य थी उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है और बिना किसी बहुत खास जद्दोजहद के 6 सीटें जीत जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में थोड़ा और प्रयास किया होता तो नतीजे और भी बेहतर होते। मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं आए, 1-2 बार के अलावा। शायद कांग्रेस पार्टी ये देख रही थी कि बीएसपी अगर कल को कुछ सीटें जीत करके आती है तो उसे भी इंडिया अलायंस में शामिल किया जाएगा, या मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए वो मायावती को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसलिए राहुल गांधी ने कभी भी अपने चुनाव प्रचार में मायावती पर कभी कोई अटैक नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि मायावती की पार्टी सिमट करके 9.39% पर आ गई। आप कह सकते हैं कि सबसे बुरे प्रदर्शन में आकर के खड़ी हो गई 2024 में। और हद तो तब हुई जब मायावती ने आकाश आनंद को बीच चुनाव से हटा करके उन्हें दोनों पदों से मुक्त कर दिया, ये कहते हुए कि अभी वो परिपक्व नहीं हुए हैं। इसने दलितों के, खास करके नौजवानों में एक बेचैनी पैदा की और वो तबका चला गया कांग्रेस के साथ। इसके बाद जो परिदृश्य है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं और इस समय भी वो मनमाने पन पे उतरे हुए हैं। हालांकि कई फैसले उन्होंने रोल बैक किए हैं। एक मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए सामने आया वो था उपवर्गीकरण का दलितों के भीतर, क्रीमी लेयर का मामला है। क्रीमी लेयर पर तो एनडीए और इंडिया अलायंस सबके नेता खड़े हो गए। मायावती ने भी उस पर ट्वीट किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने तत्काल उसे वापस किया और कहा कि अगर ऐसा होता भी है तो वो इसे
अध्यादेश के जरिए नहीं होने देंगे। लेकिन उपवर्गीकरण के फैसले पर बीजेपी चुप्पी साधे रही। ये पहला मौका मिला मायावती को जब वो अपने जाति वोट को बचाए रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सीधे ऐलान किया कि वो भारत बंद में शामिल होंगी, बीएसपी झंडे के साथ शामिल होंगी। जो पार्टी 1-1.5 दशक से ये कह रही थी कि वो किसी आंदोलन में शामिल नहीं होगी, वो उपवर्गीकरण में शामिल होती है। दरअसल ये जद्दोजहद थी खास करके चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद कि जाटवों के वो नेता बन रहे थे, उन्हें किसी तरीके से रोकना और जाटव वोट बैंक को अपना बरकरार रखना, ये मायावती की पूरी कसरत दिखाई पड़ रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी जिस तरीके से दलितों के भीतर लोकप्रिय हो रहे हैं, अब जरा हम इस पे आते हैं कि जो डोजो यात्रा है उस पर क्यों हमला किया मायावती ने। राहुल गांधी जिस डोजो यात्रा को प्रारंभ करने वाले हैं, वो डोजो यात्रा एक तरफ तो नौजवानों को प्रेरित करने वाली है, जब वो ये कहते हैं कि जो एनर्जी है, जो गुस्सा है, जो लोगों के भीतर की जो कुंठा है, उसमें जो एनर्जी है उसे रचनात्मक काम में लगाना, ये इस मार्शल आर्ट का गुण है। फिटनेस रखना, यूथ को ऊर्जावान बनाए रखना, उम्मीद वाला बनाए रखना, सकारात्मक रखना, ये मार्शल आर्ट का गुण है, स्वभाव है। इसलिए वो डोजो यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस डोजो की बात हो रही है वो दरअसल बुद्धिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। और डॉक्टर अंबेडकर अपने आखिरी दिनों में जब बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं, नवयान बौद्ध को शुरू करते हैं, वो एक विरासत है दलितों में एक बुद्धिज्म की। और इन 10 साल के भीतर बहुत तेजी से बुद्धिज्म की तरफ दलित समाज बढ़ रहा है, यहां तक कि पिछड़ा समाज बढ़ रहा है, ओबीसी भी बुद्धिज्म की तरफ जा रहा है। इसके पहले मौर्य समाज तो पहले से ही मौजूद था। ये जो मैसेज है, मायावती को शायद ये डर है कि डोजो यात्रा के जरिए जो बुद्धिस्ट भाव है, जो बुद्धिस्ट एक तरह से वैचारिकी है, उसको राहुल गांधी एड्रेस करेंगे और जो बुद्धिस्ट में विश्वास रखते हैं वो राहुल गांधी से जुड़ेंगे, यानी राहुल गांधी के प्रति सिंपैथी होगी लोगों की, तो दलितों में एक चाहत राहुल गांधी के प्रति बढ़ेगी और यूथ खास करके वो बढ़ सकता है राहुल गांधी के प्रति। ये डर विशेष रूप से मायावती को दिख रहा है। राहुल गांधी अभी कुछ दिनों पहले प्रयागराज में थे, संविधान सम्मान सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश मूल रूप से गढ़ रहा है मायावती का, और यहीं पर वो जिस तरीके से कमजोर हो रही हैं, और राहुल गांधी अगर बार बार आते हैं तो जाहिर तौर पर उस संविधान के जरिए मायावती ने अपने ट्वीट में यह भी आरोप लगाया कि खेल का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। हालांकि डोजो यात्रा कोई खेल का राजनीतिकरण नहीं है, लेकिन फिर भी मायावती का ये आरोप है। उसको आगे वो जो कहती हैं कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र और संविधान का डर दिखा करके वोट हासिल किया, लेकिन आरक्षण को हड़पने में वो एक तरह से शामिल है। SC ST OBC के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही, राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने भी भारत बंद का समर्थन किया था, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। ये कहना आश्चर्यजनक इसलिए लग रहा है कि सत्ता में तो नरेंद्र मोदी है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी, यहां तक कि दलितों पर जो हमले बढ़े हैं वो घोषित रूप से हिंदुत्ववादी हमले हैं, ब्राह्मणवादी हमले हैं, पितृसत्तात्मक हमले हैं, सामंती हमले हैं, जिनके खिलाफ कांशीराम पूरा संघर्ष करते रहे, बाबा साहब अंबेडकर जिनके खिलाफ जीवन भर संघर्ष करते रहे, वो हमले बढ़े हैं। और उन पर अटैक करने के बजाय मायावती राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं। इस राजनीति को इसी संदर्भ में समझा जाएगा कि मायावती की जो जमीन खिसक रही है उसको बचाने की एक पुरजोर कोशिश वो कर रही है। उन्हें खतरा बीजेपी से नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि राहुल गांधी से दिखाई पड़ रहा है, राजनीतिक खतरा।
राहुल गांधी जितना उत्तर प्रदेश में आएंगे उतना ही वो दलितों के बीच, अति पिछड़ों के बीच, मुसलमानों के बीच प्रभाव अपना और ज्यादा बढ़ाएंगे। ऐसे में मायावती को डर है कि कहीं वो दलित, खास करके जाटों के अतिरिक्त दलित अब नहीं है मायावती के पास, लेकिन अगर जाटो भी हाथ से निकल गया जो थोड़ा सा बुद्धिस्ट है तो क्या होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की कोशिश ये होनी चाहिए कि नॉन जाटो दलित पर वो फोकस करें, अति पिछड़ा समाज पर फोकस करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये राजनीति बराबर बीजेपी ने इसको एक तरह से बड़ा किया, दलित में जाटो बनाम नॉन जाटो। और ये जो वर्गीकरण है, ये जो समाज में आप कहें कि राजनीतिक रूप से विभाजन है, मैं समाज में विभाजन नहीं मानता और इस नाते नहीं मानता कि वो एक अम्बेडकराइट अवधारणा विचार से जुड़े हुए डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, इसलिए उनमें विभाजन सामाजिक स्तर पर उतना नहीं है, उस तरह से नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक विभाजन है, जिसे अब उपवर्गीकरण करके ज़्यादा और बड़ा किया जा रहा है, और ऑब्वियस है कि जो समाज पीछे छूट रहे हैं उन्हें भी अवसर मिलने चाहिए, इसलिए उपवर्गीकरण का नीतिगत रूप से मैं समर्थन करता हूं। तो जो अति पिछड़ा है या नॉन जाटो दलित है, वो समाज अगर उस पर अगर कांग्रेस पार्टी फोकस करती है तो ज्यादा उसे लाभ होगा, और ये समाज कहीं ना कहीं उसकी तरफ देख रहा है। इस लोकसभा चुनाव में भी जाटो वोट मायावती का बचा रहा, जो 10-10.5% जाटो वोट है उसमें से 9% करीब, या हम थोड़ा और कम 8% वोट उनके पास सुरक्षित है। लेकिन दलितों का एक जो बड़ा चंक आया था कांग्रेस और सपा के साथ, वो नॉन जाटो वोट का है। उसमें कोरी है, पासी है, धोबी है, खरवार है, मुसहर है, ये जातियां, खास करके उसमें 2-3 जातियां जिस मजबूती के साथ है, उसमें कोरी है, पासी है और धोबी है। वाल्मीकि समाज आधा आधा आया था, सोनकर भी थोड़ा सा आया, लेकिन इन समाजों को अगर और ज़्यादा अपने साथ जोड़ना है तो जाहिर तौर पर इन समाजों के को नेतृत्व देना पड़ेगा, उनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी को समझना होगा, राहुल गांधी को समझना होगा। लेकिन जो मायावती का हमला है वो दरअसल जाटो वोट बैंक को बचाए रखने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रखने के लिए है। शुक्रिया।